तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स बीपीएड बीपीएड के अलावा एमपीएड भी हैं क्या? है बीपी हो तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि एथलेटिक्स इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एथलेटिक्स इवेंट्स और एथलेटिक ट्रैक कितने प्रकार के होते हैं? टोटल एथलेटिक्स की इवेंट, अभी जो ओलंपिक्स हुआ, एशियन गेम्स हुआ, अपनी नेशनल एथलेटिक मीट हुई, अदर इंटरनेशनल मीट्स हुई, इनमें टोटल इवेंट कितने हैं जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं एथलीट? तो ट्रैक के बारे में किसको जानकारी नहीं, एक बार तो हाथ खड़े करो ताकि एक नए सिरे से शुरू कर दें। ओके, एथलेटिक इवेंट्स, ट्रैक इवेंट, फील्ड इवेंट, आउटसाइड द ट्रैक इवेंट्स, इनकी जानकारी पूरी तरह से किसको नहीं है? हाथ खड़े करो, एक दो तीन चार। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि हम यहाँ शामिल हुए हैं तो फिर नए सिरे से सीखने के लिए हुए हैं। और जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं पिछले 5-10 सालों से, उसके बारे में भी चर्चा होगी। अभी फॉर एग्जाम्पल पिछले जो एग्जाम हुए हैं, अभी एग्जाम है ना, 3rd ग्रेड के, 2nd ग्रेड के भी हुए हैं, उनमें भी जो क्वेश्चन आए हैं, पढ़ा ला आप लोगों ने देखा क्या वो जो क्वेश्चंस आए थे अभी 3rd ग्रेड में? और 2nd ग्रेड के जो पेपर दे के आए हैं लड़के लड़कियां, वो देखा आपने वो पेपर? क्या था एथलेटिक्स का, क्या क्वेश्चन था? कोई भी नहीं था है? देखो, वो भी जानकारी आपको रखनी चाहिए। जो पिछले एग्जाम में 5 साल तक क्वेश्चन आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन दिए हैं, वो भी आपको याद रखने चाहिए, उनकी भी स्टडी करनी चाहिए। भाई सिलेबस के अंदर से ही तो देंगे क्वेश्चन, एथलेटिक्स, पर्टिकुलर एथलेटिक्स की बात कर रहा हूं मैं। तो आप लोगों ने नहीं देखा तो चलो, एक तो फुल स्टैगर डिस्टेंस पूछी गई थी लेन नंबर 4 की, या 5th की मान लो, 6th की मान लो, तो ये स्टैगर डिस्टेंस भी आपको याद होनी चाहिए। किसको पता नहीं है स्टैगर क्या होते हैं? चलो फिर तो नए सिरे से ही चलना पड़ेगा। चलो सबसे पहले तो अपन डिस्कस कर लेते हैं कि एथलेटिक्स क्या है। एथलेटिक्स एक फिजिकल एक्टिविटी है जिसमें रनिंग, जंपिंग और थ्रोइंग, ये तीनों मिला के एथलेटिक्स माना गया है। अब सबसे पहले रनिंग इवेंट, जिसको बोलते हैं ट्रैक इवेंट्स, तो आप लिखोगे या वैसे बोलता जाऊं? है इससे चल जाएगा ये? है? ये वाला क्या कर दूं?
एथलेटिक्स इवेंट्स, ये तो समझ में आ ही रहा है ना कि एथलेटिक्स की क्या इवेंट है। स्प्रिंट रेसेज, इस ये ऊपर लिखा है स्प्रिंट रेसेज। स्प्रिंट का मतलब तेज गति से दौड़ी जाने वाली रेसेज, सबसे तेज गति से। तो 100 मीटर होगी, 200 मीटर होगी, 400 मीटर होगी। ये तीन इवेंट ऐसी हैं जो फुल इफर्ट से दौड़ी जाती हैं। फुल इफर्ट्स का मतलब बिना ऑक्सीजन की सहायता से। 100 मीटर आपको एग्जाम में पूछा जाए इट इज एरोबिक और अनएरोबिक, यानी ये सांस की सहायता से दौड़ी जाती है या नहीं, तो आपका जवाब होगा नहीं, कोई सांस नहीं लिया जाता। कौन सांस नहीं लेते? नेशनल लेवल के एथलीट, वर्ल्ड क्लास एथलीट, वो सांस नहीं लेते। अपन तो 3-4 बार ले लेंगे 100 मीटर में। यानी ये 100% अनएरोबिक है। अनएरोबिक क्या कहलाती है? जो ऑक्सीजन के बिना दौड़ी जाती है। तो ऑक्सीजन के बिना दौड़ी जाती है तो कैसे दौड़ी जाती है? मस्कुलर पावर से। अपनी जो बॉडी मसल्स हैं वो ही 100 मीटर को दौड़ाती हैं। तो 100 मीटर 100% अनएरोबिक है, इसका मतलब इसमें सांस नहीं लिया जाता। फिर आता है 200 मीटर। 200 मीटर 95% अनएरोबिक, 5% एरोबिक। एरोबिक का मतलब सांस लेना, अनएरोबिक का मतलब नहीं लेना। तो 200 मीटर की कहानी यह है। फिर 400 मीटर 60% अनएरोबिक है, 40% एरोबिक है। तो ये तो आपके समझ में आ गई नहीं ये बात। तो 100 मीटर में तो बिल्कुल ही नहीं लिया जाता। तो 100% ही बिना सांस लिए के दौड़ने वाली इवेंट है, जिसको अनएरोबिक कहते हैं। एरोबिक का मतलब सांस लेना, अनएरोबिक का मतलब नहीं लेना। 200 मीटर रेस में वर्ल्ड क्लास या नेशनल क्लास एथलीट लड़के लड़कियां 95% सांस नहीं लेते, 5% लेते हैं। उसके बाद में आ गई 400 मीटर। 400 मीटर में 60% नहीं लेते सांस, 40% सांस ली जा सकती है 400 मीटर। उसके बाद में 800 मीटर में 50-50 का रेशियो आ गया। उसके बाद में अदर रेसेज में पूरी सांस लेते हैं, 5000, 10,000, इसलिए इनको अनएरोबिक रेसेज कहा जाता है। तो ये होगी स्प्रिंट रेस 3। दूसरा पार्ट आ गया आपका मिडिल डिस्टेंस। मिडिल डिस्टेंस में हो गई आपकी 800 मीटर, 1500 मीटर। ये रेसेज मिडिल डिस्टेंस ग्रुप में आती हैं। 800 मीटर, 1500 मीटर। उसके बाद में आ गई लॉन्ग डिस्टेंस। थ्री 3000 मीटर स्टीपल चेज, 3000 मीटर स्टीपल चेज, STEEPLECHASE स्टीपल चेज। ये एथलेटिक की इवेंट है। इसमें क्वेश्चन भी आते हैं, वो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इवेंट को जब। तो 3000 मीटर स्टीपल चेज हो गया। 5000 मीटर 10,000 मीटर रन। लगा लो तो तुम लगा लो, मन नहीं लगाया तो डाउट तो मेरे को भी हो रहा था तो these races are long distance races.
और उसके बाद में मैराथन, सबसे लंबी रेस जो मैराथन है, जिसकी दूरी 42 किलोमीटर 195 मीटर डिस्टेंस होगी। ये सबसे लंबी रेस है जो आउटसाइड दी ट्रैक दौड़ी जाती है, बाहर दौड़ी जाती है। तो ये तो हो गई रेसेज। अब ऑब्स्टेकल रेस, बाधा दौड़ जिसको बोलते हैं आप, ऑब्स्टेकल रेस का मतलब होता है बाधा दौड़। तो ये कौन सी हुई? 110 मीटर हर्डल, 400 मीटर हर्डल, ये हो गई मैन, पुरुषों की। उसके बाद में 100 मीटर हर्डल और 400 मीटर हर्डल विमेन सेक्शन। तो ये बाधा दौड़ हो गई जिसको ऑब्स्टेकल रेसेस बोलते हैं। मैन एंड वीमेन दोनों का है। रिले रेसेस, ये मैन वीमेन दोनों ग्रुप का इवेंट है जो डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। 4x100 मीटर, यानी 4x100 मीटर, 4x400 मीटर, ये दो रेसेज होगी, दोनों ही रिले रेसेज, पुरुष और महिला दोनों की है। फिर आ गया फील्ड इवेंट। फील्ड इवेंट्स, दो ग्रुप हो गए इसके, फील्ड इवेंट्स के दो ग्रुप हो गए। जंपिंग इवेंट, जंपिंग इवेंट कौन कौन सी हुई? लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, उसके बाद में कौन सा बच गया? लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, पोल वाल्ट, POLEVAULT, पोल वाल्ट, VAULT, पोल वाल्ट। तो ये हो गई आपकी जंपिंग इवेंट, इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद में थ्रोइंग इवेंट,
Throwing events. Number 1, putting the shot, जिसको शॉर्ट पुट कहते हो आप, पुटिंग दी शॉट या शॉर्ट पुट एक ही बात है। डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, और हैमर थ्रो, HAMMER, हैमर। हैं हैं बेटा ये की हिंदी यही है। पुटिंग दी शॉर्ट को शॉर्ट पुट लिख ले हिंदी में, शॉर्ट पुट। सुन तो ले मेरी बात, ये अंग्रेजी में ही लिखी हुई है सारी इवेंट। अब जैसे जेवलिन थ्रो तो भाला फेंक लिख ले, हैमर थ्रो है तो तार गोला। ये अंग्रेजी में ही आएंगे आपके ये इवेंट। एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आएगा ये इसी की तरह आएंगे, तभी लिखा रहा हूं मैं। और ये क्या मुश्किल है भाई, रेसेज में तो कोई आपको दिक्कत नहीं है ना। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, फिर 800, 1500, 3000 मीटर स्टीपल चेज। ये स्टीपल चेज ही लिखी हुई है इवेंट। कोई चीज समझ में नहीं आया तो 1000 बार पूछ लो, 2 बार पूछो, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब इवेंट का नाम वो तो है ही, डिस्कस थ्रो, इसका तस्तरी फेंक लिख ले और क्या है ना। तो यार तो क्या याद रहेगा इसमें बता, लिख ले फिर दोबारा लिख ले। थ्रोइंग क्या लिखा हूं, रिले रेसेज में 4 गुणा 100 मीटर, ये तो आ गया ना। दूसरी रिले है वो 4 गुणा 400 मीटर है। 2 रिले होती हैं, एक तो 4x100, यानी एक डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा तब सारी क्लियर हो जाएगी आपके। अभी तो एक लिस्ट दे रहा हूं आपको कि कौन कौन सी इवेंट हैं जो एथलेटिक्स में आयोजित की जाती हैं, एथलेटिक्स में कंडक्ट की जाती हैं। ये लिख ले, मैं डिटेल में समझा दूंगा तेरे को, कहीं बाकी नहीं छोड़ूंगा, हिंदी में भी बताता जाऊंगा। अब जंपिंग इवेंट है लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप को हिंदी में लिख लो, हिंदी में लिख लो लॉन्ग जंप। हाई जंप ऊंची कूद, हाई जंप ऊंची कूद, फिर ट्रिपल जंप त्रिकूद, पोल वाल्ट का पोल वाल्ट ही है, हाँ। हिंदी में लिख लो पोल वाल्ट। पोल वाल्ट देखा कभी करते हुए या कहीं? अरे पोल वाल्ट का हिंदी और अंग्रेजी दोनों पोल वाल्ट ही है, बांस कूद। अब वो बांस तो रहा नहीं, अब तो फाइबर ग्लास के पोल आ गए ऑपरेशन में, जो बैंड होते हैं, जंपर भागता है लेके वाल्टिंग बॉक्स में डालता है, बैंड करता है, फिर ऊपर जाता है 5-6 मीटर तक। कोई भी डाउट हो पूछ लो, हिंदी भी बता देंगे उसकी। बाकी इवेंट्स के नाम तो ये यही हैं सारे, हिंदी में भी किताबों में लिखा हुआ है, तो पोल वाल्ट का पोल वाल्ट ही लिखा हुआ है हिंदी में भी, क्योंकि बांस कूद तो अब रही नहीं। कोई जमाने में, आज से 50 साल पहले बैम्बो पोल से पोल वाल्ट करते थे, और अब फाइबर, बाद में एल्युमिनियम आया ऑपरेशन में, एल्युमिनियम पोल के बाद में अब फाइबर ग्लास पोल यूज में हो रहा है, जो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। अच्छा, पोल वाल्ट इवेंट करते हुए आप लोगों ने किसने नहीं देखी? पोल वाल्ट इवेंट चल रही है एथलेटिक मीट में, टीवी में भी नहीं देखी यार? टीवी में पोल वाल्ट करते हुए नहीं देखा है?
सरजेई बुबका को दिखाते हैं ना कई बार, जिसने 20-21 बार रिकॉर्ड बनाए हैं, सरजेई बुबका। चलो इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, तब सब समझ में आ जाएगा। इसमें क्या होता है, जंपर पोल को लेके भागता है। रनवे 30-40 मीटर लंबा होता है इसका, मैक्सिमम 45 मीटर लंबा रनवे होता है, 1 मीटर 22 से 1.25 तक। जंपर तेज भाग के फिर आगे एक बॉक्स होता है, वाल्टिंग बॉक्स, उस बॉक्स में प्लांट करता है पोल को, बॉक्स में पोल को प्लांट करता है, फिर बैंड करता है और फिर ऊपर उठता है। वो धनुष की तरह हो जाता है पोल, फिर वो सीधा ऊपर जाता है तो जंपर को भी ऊपर ले जाता है, फिर क्रॉस बार को ऊपर क्लियर करके नीचे गिरता है, जंपर पोल को इधर छोड़ देता है। नीचे जंपिंग पिट होती है 5x5 मीटर की, उस पर गिरता है ताकि लगे नहीं उसके, क्योंकि 5-6 मीटर ऊपर से आता है तो मिट्टी पे तो लग जाए, हाथ पांव टूट जाए, उस पर सॉफ्ट होता है, उस पर गिरता है वो, और बार नहीं गिरती है तो क्लियर मान ली जाती है हाइट। हाई जंप ही मान लो एक तरह से, हाई जंप में पांव से कूदते हैं, है क्या चीज? हाँ, चलो ये हो गई इवेंट्स। है हैमर थ्रो, नहीं मैंने कहा लिख ली क्या? कितनी एक और बाकी रह गई? तो मैंने लिखी तभी लिख लेते। पहला आ गया स्प्रिंट रेसेज, तेज गति से दौड़ी जाने वाली रेसेज, 100, 200, 400। उसके बाद में मिडिल डिस्टेंस 800 मीटर, 1500 मीटर। फिर लॉन्ग डिस्टेंस 3000 मीटर स्टीपल चेज, पहले 3000 मीटर फ्लैट भी होती थी कोई टाइम में, 3000 मीटर ट्रैक के ऊपर दौड़ाई जाती थी, वो भी होती थी, अब आजकल नहीं करवा रहे। 5000, 10,000। और मैराथन सबसे लंबी रेस है वो ट्रैक के बाहर होती है। ट्रैक में, रनिंग ट्रैक में सिर्फ 10,000 मीटर तक ही रेस होती हैं। और एक इवेंट भूल रहे हैं अपन, वॉकिंग इवेंट, वॉकिंग इवेंट। WALKING, वॉकिंग इवेंट। 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पैदल चाल। वॉकिंग इवेंट का लिख लो पैदल चाल, एग्जाम में वॉकिंग इवेंट ही लिखा हुआ आएगा, फिर भी हिंदी में चाहो तो लिख लो पैदल चाल। ये 20 किलोमीटर की और 50 किलोमीटर, दो डिस्टेंस है। वॉकिंग इवेंट 20 किलोमीटर, पहले 10 किलोमीटर भी होती थी, अब 20 कर दिया, और 50 किलोमीटर। तेरे लिख लिए सारे? हाँ, 50 किलोमीटर। दिखा तेरी कॉपी मेरे को। 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, ठीक लिख लिया। अब इसमें तो लिख ले 100 मीटर में, तो वो चला ले 100% एल, बिना सांस के, बिना सांस के एल, ठीक है। 200 मीटर में 5% सांस ली जाती है और 95% नहीं ली जाती।
फिर मध्यम गति वाली दौड़ें, MIDDLE मिडिल डिस्टेंस। ये हिंदी तो मेरे को ही आती है लिखा नहीं, लेकिन पास आउट होकर वहां से निकलेगा, एग्जाम देकर लगेगा ना। मान लो तेरे को कोई वो, आजकल बच्चे पहली क्लास से अंग्रेजी पढ़ने लग गए हैं। हमने तो खुद ने छठी में ABCD सीखी थी, छठी क्लास में ABCD सीखी थी। आजकल के पहली क्लास वाले अंग्रेजी तोड़ते हैं, तो उसको कैसे पढ़ाएगा तू आगे जाके? इसलिए आदत डालो। बाधा दौड़, ऑब्स्टेकल रेस, ठीक है, रिले दौड़, दो हो गई है, महिला पुरुषों की दोनों हो गई। फिर ये फील्ड इवेंट्स, जंपिंग इवेंट्स कहते हैं जिसको, तो लॉन्ग जंप हो गया, इसको ब्रॉड जंप भी कहते हैं लॉन्ग जंप को। कभी कभी डाउटफुल में हो जाओ, एग्जाम में आ जाए ब्रॉड जंप, लॉन्ग जंप को ही ब्रॉड जंप कहते हैं। फिर हाई जंप, ऊंची कूद हो गई, ट्रिपल जंप, त्रिकूद हो गई, पोल वाल्ट इवेंट, पोल से दौड़ी यूज करके की जाती है। फिर थ्रोइंग इवेंट हो गई, फेंकने वाली, 60 फुट, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, हैमर थ्रो, तारगोला, पैदल चाल होगी 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर। सही है काम? कोई चीज नहीं आए तो उसको बार बार पूछो। हाँ, POLE VAULT, पोल वाल्ट। तो ये इवेंट हो गई, टोटल किया आपने कितने हो गई हैं? टोटल इवेंट, ये तो ग्रुप हैं। है? है? 27-28 तो होती ही नहीं, कैसे हो गई? देखो, टोटल इवेंट ओलंपिक में 24 ही हो रही हैं। ये लड़की कह रही है 26। 26 ये सही इसलिए बोल रही है कि जैसे वाक की दो हैं, 20 और 50, तो ये इवेंट, नेचर ऑफ इवेंट तो एक ही है ना। अब जैसे हार्डल रेस है, 110 मीटर तो पुरुषों की है, महिलाओं की 100 मीटर ही है, तो ये दोनों नहीं गिनी जाएंगी। 400 मीटर हर्डल पुरुष और महिला दोनों की है। आप तो ये याद रखो, 24 इवेंट इंटरनेशनल लेवल पे दौड़ी जाती हैं, और ओलंपिक एशियन गेम में 24 इवेंट के मुकाबले होते हैं। ये तो और बढ़ती जा रही हैं अभी, इसलिए बढ़ती जा रही हैं कि जैसे रिले है, एक रिले में कितनी टीम होती है? 6 की। एक रिले रेस में 6 की टीम होती है। ये रिले एक ऐसी इवेंट है जो टीम इवेंट है, बाकी एथलेटिक्स की इंडिविजुअल इवेंट होती हैं। रिले टीम इवेंट माना गया है क्योंकि 6 की टीम होती है, 4 दौड़ते हैं, चाहे 4 गुणा 400 मीटर हो, चाहे 4 गुणा 100 मीटर हो, एट ए टाइम 4 ही कंपटीटर दौड़ेंगे। फर्स्ट रनर, सेकंड रनर, थर्ड रनर, फोर्थ रनर, तो ये 4 रनर दौड़ेंगे। 2 रिजर्व रहते हैं, किसी के इंजरी हो जाए, किसी के मसल्स फुल हो जाए, तो उनकी जगह जो वो 2 एक्स्ट्रा हैं, वो 2 एक्स्ट्रा हैं, वो उनमें से कोई भी एक दौड़ लेगा फिर, इसलिए 6 की टीम मानी गई है। और डिटेल में मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा ना ये सारी चीजें, तब सब क्लियर कर दूंगा, एक भी नहीं रहेगा। अब रिले में एक क्वेश्चन आया था अभी PTIM के एग्जाम में, हु इज एंकर रनर? एंकर रनर किसको कहते हैं?
तेरे समझ में आ गई ना एंकर? वो भी अंग्रेजी में लिखाया होता एंकर रनर। एंकर रनर का मतलब होता है ये लड़के लड़कियां कह रही हैं कि लास्ट रनर। भाई रिले की आप टीम बनाओगे तो 4 जने दौड़ेंगे ना। पहला चलो 4x100 मीटर ही हो रही है रिले। 4x100, 4 का मतलब 4 दौड़ेंगे। कितनी दूरी दौड़ेंगे? 100 मीटर। तो पहला रनर किसको बनाओगे आप? भाई आपकी 4 की टीम है, ये 4 लड़कियां बैठी हैं, ये रिले दौड़ेंगी। ये ऑस्ट्रेलिया से आई हैं, तो इन्हों फर्स्ट रनर कौन है ये डिसाइड करके आई हैं। फर्स्ट रनर कौन है ये डिसाइड करके आई हैं। सेकंड थर्ड लास्ट रनर कौन है वो उनका उनका आउटलुक है। आप अपनी टीम बढ़ा के ले जाओगे रिले की, तो पहली शुरुआत में किसको दौड़ाओगे? है? तेज तो सारे दौड़ेंगे, वरना कहां से जीतोगे? वो अच्छा स्टार्ट लेने वाला हो, ब्लॉक से शूटिंग स्टार्ट, बैटन हाथ में है, बैटन को ऐसे ग्रिप कर लिया, ऐसे स्टार्ट ले रहा है। पहली एबिलिटी अच्छा स्टार्टर हो, गन फायर होते ही सुनते ही तुरंत ब्लॉक छोड़ दे। और गन फायर से पहले कोई मूवमेंट कर जाता है उसको फॉल्स स्टार्ट कहते हैं, गलत स्टार्ट, उसको बाहर कर देते हैं फिर। क्योंकि फॉल्स स्टार्ट एक भी अलाउ नहीं है अभी। किसी टाइम में 3 फॉल्स स्टार्ट अलाउ होते, 3, फिर 2 हुए, फिर 1 हुआ, अब 1 भी नहीं है। जिस जमाने में 3 फॉल्स स्टार्ट अलाउ थे, मान लो आप 8 जने दौड़ रहे हो फाइनल में, 8 लेने ना ट्रैक में, तो 8 जने आप फाइनल दौड़ रहे हो, 200 मीटर, 400 मीटर, 100 मीटर, तो 3 फॉल्स स्टार्ट अलाउ थे, इसने कर दिया 1, कोई बात नहीं, इसको वार्निंग दे दी। फिर इसने कर दिया, दूसरी बार रेस शुरू करी, स्टार्ट बोला कंपटीटर ऑन योर मार्क, उसके बाद में बोला सेट, और सेट बोलने से पहले, गन फायर करने से पहले ही कोई हिल गया, वो फॉल्स स्टार्ट कहलाता है। गन की आवाज सुन के ही, पिस्टल की आवाज सुन के ही एथलीट ब्लॉक छोड़ता है, स्टार्ट लेता है। तो 2 इसने कर दिया, तीसरा उसने कर दिया, चौथा उसने कर दिया, यानी 8 ने एक एक फॉल स्टार्ट कर दिया। फिर दोबारा 8 ने एक एक कर दिया, तो 8 दूंटा 16 फॉल स्टार्ट हो गए। तब तक कोई बाहर ही नहीं हुआ। फिर जब 3 थे, 3 अलाउ थे, एक एक सबने और कर दिया, 8 थी 24। जब 24 बार फॉल स्टार्ट करके टीम बार बार स्टार्ट ले रही है, खड़े होके इस लाइन पे जा रहे हैं, फिर ऑन योर मार्क कमांड पे फिर वापस आ रहे हैं, तो जब 24 बार फॉल स्टार्ट करके टीम दौड़ने के लिए बरकरार है, तो क्या बच गया अच्छे एथलीट के लिए? जो कंसंट्रेट करता है 100 मीटर की, जो स्प्रिंटर है, उसका तो सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। फिर करते करते 2 पे आए, फिर 1 पे आए, 1 में भी मान लो 8 ने एक एक कर दिया, तो वो भी 8 बार फाउल होते गए। तो कमेटी ने, टेक्निकल कमेटी ने यही सोचा कि ये अच्छे एथलीट को नुकसान जाता है, हटाओ इसको। तब एक भी नहीं है फॉल स्टार्ट, इसलिए 8 एथलीट बिल्कुल भी फॉल स्टार्ट नहीं लेते, यानी गन फायर से पहले हिलते ही नहीं है। भाई स्टार्टर ने बोला ऑन योर मार्क, आप अपने अपने मार्क पे आ गए, जो लेन आपको अलॉट की हुई है, लेन आपको दी हुई है, उस पर अपने ब्लॉक में बैठ गए। फिर वो बोलता है सेट, तो सेट क्या होता है? घुटने उठ जाते हैं, बॉडी वेट 40% हाथों पे आ जाता है, 60% पाँव पे रहता है। तो जब दोनों घुटने उठ गए,
तो पंजे पे ही तो वजन है और हाथों पे वजन है। फिर वो सेट बोलने के बाद में अच्छा स्टार्टर ज्यादा डिले नहीं करता, क्योंकि ये पोजीशन अकवर्ड होती है, ज्यादा देर होल्ड नहीं करता, वो रोक के नहीं रखता, गन फायर करता है और उस पे एथलीट दौड़ते हैं। तो फायर से पहले कोई ब्लॉक छोड़ देता है, हिल भी जाता है ऐसे, वो भी फॉल स्टार्ट में आता है, वो बाहर। तो अब डर के मारे एक भी फॉल स्टार्ट नहीं हो रहा और तुरंत रेस हो जाती है। तो कहने का मतलब यह है, स्प्रिंट रेसेज में सिटिंग स्टार्ट ही है, बैठ के स्टार्ट लेते हैं। और स्प्रिंट रेसेज के अलावा जो भी रेसेज हैं उसमें क्या है, स्टैंडिंग स्टार्ट, यानी खड़े खड़े स्टार्ट लेना। दो तरह के स्टार्ट हो गए, सिटिंग स्टार्ट, स्टैंडिंग स्टार्ट। और रिले की बात कर रहे थे तो रिले की और क्लियर कर दूंगा। बात यहां चल रही थी पहला एथलीट कौन होगा, ही वो अच्छा स्टार्टर लेने वाला हो। दूसरी एबिलिटी कारू रनिंग, क्योंकि पहला रनर कारू पे दौड़ता है, ट्रैक की गोलाई पे दौड़ता है, तो उसकी आदत कारू पे अच्छी दौड़ने की भी होनी चाहिए। फिर लास्ट वाले पे ध्यान दिया गया है कि फोर्थ रनर, जिसको आप एंकर रनर कह रहे थे, वो डेडिक किलिंग स्पिरिट वाला हो, फाइटर हो, डरे नहीं कि बटन सबके बाद भी लिया है तो भी ये सोचे कि मैं सबको मारूंगा, और डिमोरलाइज ही हो जाए कि ये सारे बटन ले गए, मैं क्या करूंगा, तो क्या न्याल करेगा, क्या जीतेगा वो। तो फोर्थ रनर ही मस्ट बी है गुड फाइटर, किलिंग स्पिरिट, ये होनी चाहिए उसमें। और वो ज्यादा भी दौड़ता है, वो जोन के शुरू में ही बटन ले लेता है, तो वो 100 मीटर से ज्यादा दौड़ जाता है, 120 मीटर 118 मीटर दौड़ जाता है। वो रिले पढ़ाऊंगा तब मैं क्लियर करूंगा कैसे दौड़ जाता है। तो अभी तो होगी आपकी ये इवेंट्स की बात। अब आपको पता लग गया ये ऑलमोस्ट ये इवेंट है। अभी इवेंट्स के बारे में कोई डाउट किसी को? एथलेटिक्स की इवेंट्स कितने ग्रुप हो गए मोटे मोटे इसके? पहला तो हो गया ट्रैक इवेंट, दूसरा हो गया फील्ड इवेंट। फील्ड इवेंट के दो भाग हो गए, जंपिंग इवेंट, थ्रोइंग इवेंट। उसके बाद में ऑब्स्टेकल रेसेज आ गई, बाधा दौड़, हर्डल जिसको कहते हैं। फिर आउटसाइड द ट्रैक, ट्रैक के बाहर, ट्रैक के बाहर की प्रतियोगिताएं, वो क्या है, वॉकिंग इवेंट, मैराथन, मैराथन और वॉकिंग इवेंट। आपको ये डाउट नहीं रखना, एक हाफ मैराथन और कराते हैं कई, जिसकी दूरी 21 किलोमीटर होती है, 10 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। क्रॉस कंट्री, क्रॉस कंट्री इसमें नहीं जुड़ी हुई है, ओलंपिक की लिस्ट में नहीं जुड़ी हुई है, इंटरनेशनल मीट से उनमें नहीं जुड़ी हुई है। क्रॉस कंट्री भी आजकल ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी में करवा देते हैं, अलग से ही होती है, एथलेटिक मीट के साथ नहीं होती। क्रॉस कंट्री जिसकी दूरी 10-10 किलोमीटर कर दी अब, महिलाओं की पुरुषों की बराबर। नहीं, इसका रिकॉर्ड होता है क्रॉस कंट्री का, क्योंकि एक जैसा रूट नहीं होता है क्रॉस कंट्री में। कभी हिल एरिया आ गया, कभी डाउनवर्ड रनिंग हो गई, कभी अपवर्ड हो गई, किसी टाइम लेवल सरफेस पे 10 किलोमीटर दौड़ा दिया, इसलिए रिकॉर्ड नहीं होता इसका। तो क्रॉस कंट्री और हाफ मैराथन 21 किलोमीटर, हाफ मैराथन का मतलब 21 किलोमीटर, ये भी कई कर लेते हैं, लेकिन ये ओलंपिक की लिस्ट में नहीं है। ओलंपिक की लिस्ट में 24 इवेंट ही है। तो इवेंट क्लियर। अब ट्रैक के बारे में कौन कौन नहीं जानते? एक, दो, सारे ही नहीं जानते। इसको कहां से मिटाऊं? ये वाला एथलेटिक ट्रैक,
एथलेटिक ट्रैक जिसकी लंबाई, लिख ले, एथलेटिक ट्रैक जिसकी लंबाई 400 मीटर होती है। स्टैंडर्ड ट्रैक, स्टैंडर्ड ट्रैक की बात कर रहे हैं अपन। एथलेटिक्स का जो स्टैंडर्ड ट्रैक है उसकी लंबाई 400 मीटर होगी। रनिंग ट्रैक एथलेटिक्स का जिसमें दौड़ होती है वो 400 मीटर का होगा और उसमें 8 लेन होना जरूरी है। ये कोशिश करो मेरे यारो, इतना इतना तो अंग्रेजी, कौन सी अंग्रेजी शेक्सपियर वाली लिख रहा हूं मैं। इवेंट्स की तो है अंग्रेजी। विद का मतलब 7, 8 लेन। एक ट्रैक 400 मीटर का ट्रैक स्टैंडर्ड ट्रैक कहलाता है, इंटरनेशनल ट्रैक कहलाता है, उसमें 8 लेन होती हैं। ये 400 मीटर का स्टैंडर्ड ट्रैक है, ठीक है। ये पहली तो जो सीधी लाइन है ट्रैक में, शुरुआत में सीधी लाइन है, इसको कहते हैं स्ट्रेट, सीधाई। ये हो गई गोलाई जिसको कहते हैं कर्व, CURVE। फिर आ गई ये सीधाई, स्ट्रेट। फिर आ गया कर्व, CURV, कर्व। कर्व का मतलब गोलाई, स्ट्रेट सीधाई, कर्व गोलाई, फिर सीधाई, फिर कर्व गोलाई। अब इसमें 8 लेन होंगी, तो ये तो आप बना लेना अपनी कॉपी में। क्लियर हो गया? सीधाई, गोलाई, सीधाई, गोलाई, कर्व, ये चारों मिलके 400 मीटर बनता है। चारों मिलके, दो कर्व, दो सीधाई मिलके दूरी 400 मीटर होगी। वो कौन सी? पहली लेन की। आठ लेन बना लेना इसमें। हाँ, 8 बना ले इसमें, बार बार और बना ले 8। जित हाँ। चलो एक घर जाके करना एक्सरसाइज। तो ये 400 मीटर ट्रैक स्टैंडर्ड ट्रैक कहलाता है और उसमें लेन कितनी होती हैं?
8 LANE लेन, हिंदी में गलियारे कह दो, लाइन नहीं लेन, लाइन तो LINE होती है, ये होती है लेन LANE। तो 8 लेन और 400 मीटर की दूरी जरूरी है इंटरनेशनल ट्रैक के लिए। ये तो लिख लिया ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब इंटरनेशनल लेवल पे 3 शिदाई स्ट्रेट, 3 शिदाई मान्य की गई हैं, 79, 80 मीटर, 84.39 मीटर। उन पे फिर कर्व बनते हैं, वो अलग अलग बनते हैं। तो अब पहले पे चलते हैं 79। ये यहां से शिदाई, यहां से कितनी है ये 79 मीटर, यहां से यहां है सीधी लाइन 79 मीटर है। इंटरनेशनल रूल ये कहता है कि 79 मीटर से शिदाई नहीं होगी और 84.39 84 मीटर 39 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई नहीं होगी। किसकी? शिदाई की। कम से कम 79। अरे मैं तीनों एक्सप्लेन करूंगा, तीनों मार्क करके ही बताऊंगा। तो पहले 79 शिदाई हो गई और ये शिदाई कितनी हो गई 79। तो जोड़ा तो कितने होगी दूरी शिदाई शिदाई की 158 मीटर। 79 79 158 मीटर होगी दूरी। अब 400 मीटर का चूंकि ट्रैक है तो 400 मीटर में 158 को घटाओ, 400 मीटर में 158 को घटाओ तो बचा 242। हाथ में क्यों लिख रही है वो कॉपी? 242 दूरी और बच गई। तो 121 मीटर का ये कर्व हो गया, 121 मीटर का ये कर्व हो गया, ये कर्व हो गया 121 मीटर, ये भी हो गया 121 मीटर। तो 121 121 79 79 टोटल दूरी क्या होगी 400 मीटर। गोलाई 100 मीटर पहली गोलाई, दूसरी गोलाई भी 121 मीटर, तो ये टोटल दूरी 400 मीटर होगी जिसकी स्ट्रेट 79 मीटर है। ये तो आ गया ना समझ में? 79 121 यहां तक, फिर 79 यहां तक, 121 मीटर यहां तक, ये 400 मीटर का ट्रैक बना दिया आपने। अब ये कैसे बनाएंगे वो बाद में बता रहा हूं। फिर दूसरा ट्रैक आ रहा है आपके पास में, ये आ गया 80 मीटर, 80 मीटर, 120 मीटर, 120 मीटर कर्व। जिस ट्रैक की स्ट्रेट 80 मीटर है तो दोनों जुड़ के 160 मीटर हो गई। अब 400 मीटर में 160 घटाया तो 240 मीटर बच गई। 240 के दोनों कर्व हो गए, तो एक कर्व 120 मीटर, दूसरा कर्व 120 मीटर। अब तीसरा जो ट्रैक बन रहा है
तीसरी डिजाइन का जो इंटरनेशनल लेवल पे ट्रैक है, अभी लेटेस्ट यही चल रहा है, भारत में भी विदेशों में यही चल रहा है, जिसकी लंबाई कितनी कर दी स्टेट की 84 मीटर 39 सेंटीमीटर, 84.39 मीटर। दिस इज हाईएस्ट स्ट्रेट शिदाई, ये आखिरी शिदाई है जिसमें बैन लग गया, इससे लंबी शिदाई आप नहीं दे सकते। आप अपने घरेलू ट्रैक के लिए 90 मीटर शिदाई दे लो, 85 दे लो, 88 दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल जो मानक हैं, इंटरनेशनल लेवल के जो ट्रैक हैं, ये 79 मिनिमम और 84.39 मीटर शिदाई आखिरी है। अब इनके ऊपर अलग अलग कर्व बने। अब इसका जिसकी 79 मीटर शिदाई थी उस पर 121 मीटर का कर्व बना, जिसकी 80 मीटर शिदाई है उस पर 120 मीटर का कर्व बना, जिसकी 84.39 है उस पर 115.61 का ही कर्व बना। तो 115.61, 115.61, 8439, 8439 मिला के 400 मीटर दूरी हो गई पूरे ट्रैक की। अब इस पे भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं, इंटरनेशनल कमेटी ने, टेक्निकल कमेटी ने इस पे एक्सपेरिमेंट करके ही ये बनाया है। क्यों आप सोच कह रहे हो कि यार 39 क्यों करा, 40 ही कर देते, याद रहता ये। लेकिन उससे फिर ये कर्व शार्प बन रहे हैं, उसके मार्किंग रेडियस से, रनिंग डिस्टेंस रेडियस से कर्व शार्प बन रहे हैं, तो उस पर बैन यही कर दिया। क्योंकि जिस ट्रैक के कर्व गोलाई, जिस ट्रैक के ऊपर आप दौड़ते हो उसकी गोलाई शार्प है। फॉर एग्जाम्पल 200 मीटर का जो ट्रैक है उसका कर्व बहुत शार्प होता है। 200 मीटर जो अपन बढ़ाते हैं ना स्कूल कॉलेज में एथलेटिक मीट कराने के लिए, तो जगह नहीं होती तो 40 मीटर की तो शिदाई कर देते हैं। तो 40 मीटर की शिदाई, दूसरी 40 मीटर की शिदाई, 80 और 200 में 80 गया तो 120 बचा। तो 60 मीटर का एक कर्व, 60 मीटर का एक कर्व, उस पे जब लड़के लड़कियां दौड़ते हैं तो फील ये करते हैं कि बाहर कौन फेंक रहा है। आप 200 मीटर के ट्रैक के कर्व पे तेज गति से दौड़ो, खुद महसूस करोगे कि हमें बाहर कौन धकेल रहा है। क्योंकि शार्प तीखे कर्व पे, शार्प कर्व पे जब एथलीट फुल स्पीड से दौड़ता है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का एथलीट, तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं आ पाती। क्यों? दो फोर्स आपस में लड़ रही हैं, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक फोर्स तो आप अंदर लेके आ रहे हो कर्व पे, दूसरी आपको बाहर फेंक रही है। आप मोटरसाइकिल, कार या साइकिल चलाते हो तो तेज घुमावदार रोड आती है, क्या फुल स्पीड में चला लेते हो? क्या गिरोगे चलाओगे तो? क्योंकि आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी। मोटरसाइकिल चला रहे हो तो ब्रेक करने पड़ेंगे, गाड़ी चला रहे हो तो ब्रेक लेने पड़ेंगे, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर फेंक रही है। वहां जो फोर्स आ रही है उसको बाहर फेंक रही है। ये साइंस कहती है ये बात। इसलिए कमेटी ने ये माना 200 मीटर ट्रैक नॉन स्टैंडर्ड ट्रैक कहलाता है। 200 मीटर के ट्रैक पे प्रतियोगिताएं तो होती हैं, लेकिन न तो उसके रिकॉर्ड मान्य है और वो नॉन स्टैंडर्ड ट्रैक कहलाता है। स्टैंडर्ड ट्रैक के ये 3 स्टैंडर्ड ट्रैक हैं। मिनिमम शिदाई 79, मैक्सिमम शिदाई 84.39। इन तीनों शिदाई पे आप कर्व डालोगे वो स्टैंडर्ड ट्रैक में आता है। अब ये तो आपको याद हो गया। अब एक चीज और बता दूं मैं इसको। अब एथलीट जब दौड़ता है पहली लेन में, तो इस बॉर्डर से कितनी दूर दौड़ता है? पहली लेन में, पहली लेन ही 400 मीटर होती है सभी ट्रैकों की, फिर सारी लाइन बढ़ती चली जाती हैं।
क्यों? गोलाई के कारण, कर्व के कारण सभी लेन बढ़ती चली जाती हैं। वो अलग से बताऊंगा मैं क्यों बढ़ती चली जाती हैं, क्या फार्मूला है। तो पहली लेन का एथलीट बॉर्डर से, कर्व से, जिसको कर्व भी बोलते हैं, बॉर्डर से 30 सेंटीमीटर बाहर दौड़ता है ताकि वो टकरा नहीं जाए। तो एक्चुअल ट्रैक की लंबाई 400 मीटर ये होती है, बॉर्डर की नहीं। जहां एथलीट दौड़ रहा है वो दूरी 400 मीटर होनी चाहिए, बॉर्डर की नहीं। जब बॉर्डर कारीगर बॉर्डर लगाता है तो 30 सेंटीमीटर छोड़ के, मार्किंग रेडियस में 30 सेंटीमीटर छोड़ के बॉर्डर लगाएगा ताकि एथलीट 30 सेंटीमीटर बाहर दौड़े, तो वो 400 मीटर दूरी है, बॉर्डर की नहीं होगी। वो अलग से बताऊंगा मैं अभी। तो एक तो हो गया मार्किंग रेडियस, एक हो गया रनिंग डिस्टेंस रेडियस। ये ट्रैक बनाते हैं तब ये दो लगते हैं। अब मान लो यहां तक तो क्लियर है आपका। अब आपको फील्ड में भेज दिया गया, इसी को लीडर बना दिया। क्या नाम है तुम्हारा? अशोक कहां का रहने वाला है? प्रॉपर जयपुर का? शाहपुरा? अजीतगढ़ के वाला शाहपुरा है? हाँ। आपने कहां से की है डिग्री? नागपुर से। कौन सी जगह है? अरे नागपुर तो संस्था का नाम क्या है यार? नागपुर में तो नहीं, पहले बहुत अच्छी फिजिकल कॉलेज हुआ करती थी कोई टाइम में। हाँ, तो वो पढ़ाई नहीं होती ना। हंसने क्या बात है, इसमें तो वो ऐसे ही करते हैं। तो पहले तो वो संस्था बहुत अच्छी थी भाई, कोई टाइम में अच्छी पढ़ाई होती थी, फैकल्टी भी अच्छी थी उनके पास में। अरे तो ये तो शितानाश हुआ ना देश का। अब वहां पढ़ लेते आप लोग, ट्रैक पे दौड़ते, ट्रैक की मार्किंग करवाते आपसे, आप लोगों से ट्रैक बनवाते, चूने की लाइनें डलवा डलवा के 400 मीटर का, फिर स्टेगर आप देते, तो प्रैक्टिकली आप करते तो वो ज्यादा समझ में आता। ये तीनों सिदाई वाले ट्रैक बनाते मिट्टी के ऊपर खेत में ले जाके, तो प्रैक्टिकली आप करते हो तो जल्दी समझ में आता है। बोर्ड पे लिखने से ऐसे नहीं आता है। एक तो आप ट्रैक को जाके देखो, प्रैक्टिकली उसको वहां मार्क करो फील्ड को। खैर एनीवे, तो 3 तरह के ट्रैक हो गए दूरी के हिसाब से। और वैसे भी चर्चा कर लें कितने प्रकार के ट्रैक होते हैं। ये तो दूरी हो गई, सिदाई, कर्व। अब काइंड्स ऑफ ट्रैक, शेंडर ट्रैक, ग्रासी ट्रैक और सिंथेटिक। जो अभी लेटेस्ट आ रहा है, शेंडर ट्रैक, ग्रासी ट्रैक, सिंथेटिक। जो सिंथेटिक बिछा देते हैं डामर रोड बना के, अभी स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर में बना हुआ है ना सिंथेटिक ट्रैक। चूरू में भी बन गया सिंथेटिक ट्रैक, मेरे ख्याल से और भी कई जगह बने हुए हैं राजस्थान में, लेकिन राजस्थान में यही बना जयपुर एसएमएस स्टेडियम वाला। सिंथेटिक ट्रैक कोई मुश्किल नहीं है, पैसा ज़्यादा लगता है उसमें। नीचे पत्थरों का बेस देके ऊपर डामर रोड कर देते हैं ट्रैक पे। डामर रोड बनने के बाद में फिर ये सिंथेटिक मशीन बार 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 लेयर बिछाती हुई 4 mm 5 mm मोटी लेयर कर देती है। वो सिंथेटिक ट्रैक है। एक तरह से रबर का ट्रैक हो गया बाबा। अंदर की तरफ ड्रेनेज होता है और उसका ढाल भी थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ भी होता है। 1:100, 1:100 क्राइटेरिया, उससे वो बाहर का पानी पहले लेन में आके, पहले लेन से जो बॉर्डर हैं किनारे हैं अंदर के एल्युमिनियम के बने हुए, उनके गैप होता है, उससे पानी निकल के नाले में आ जाता है। ट्रैक के साथ साथ चारों तरफ नाली होती है, वो ढकी हुई होती है, उसका पानी फिर बाहर निकल जाता है। और राजस्थान में तो इस ट्रैक को
गर्मियों में तो 2-3 बार धोते हैं वरना खराब हो जाए। हॉकी का एस्ट्रोटर्फ, वो भी कृत्रिम घास है, उसकी भी स्टेडियम में 2-3 बार फुहार मारते हैं मशीन से वरना वो खराब हो जाती। 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर में फिर ये खराब होते चले जाते हैं, इसलिए मामला ठंडे देशों का ही है। तो मोटे रूप से शेंडर ट्रैक हो गया, यानी मिट्टी का ट्रैक। मिट्टी के ट्रैक में 60% कोयले की चूरी होगी, बारीक बारीक पार्टिकल। जो हार्ड कोक जलता था स्टीम इंजन में, पहले रेल के स्टीम इंजन में हार्ड कोक जलता था, उसकी चूरी निकलती थी छान के ढेर में से, उसको कहते थे शेंडर। एक्चुअल नाम शेंडर उसका है। उसकी ग्रिप के लिए 40% चिकनी मिट्टी का पाउडर मिक्स करते थे। 60% हिस्सा तो चूरी का, 40% चिकनी मिट्टी के पाउडर का सूखा, मशीन से मिक्स करके बिछा देते थे ट्रैक में और फिर पानी देते थे उसमें। तो उस पर चलते थे या दौड़ते थे, तो चलते थे तो ऐसा लगता है जैसे रबड़ के ऊपर चल रहे हैं। तो उस ट्रैक से न तो घुटने खराब होते थे न एंकल जॉइंट खराब होते थे। स्पंजी था वो। क्यों था? चूरी के पार्टिकल्स टेढ़े बांके तिरछे होते थे, उसमें एयर रहती थी, हवा रहती थी। अब ये सीमेंट का फर्श है, इसमें हवा नहीं है। हार्ड मिट्टी, चिकनी मिट्टी प्योर है, उस पर हवा नहीं है। शेंडर के कारण एयर रहती थी, तो वो बहुत बढ़िया ट्रैक था ट्रेनिंग के लिए। तो अभी तो लेटेस्ट सिंथेटिक ट्रैक बन रहा है, रबर का ट्रैक। स्पाइक्स तो इस पे भी चलते हैं, शेंडर पे भी। ग्रासी पे घास लगी हुई होती है ट्रैक में। ग्रासी ट्रैक का मतलब ट्रैक के अंदर घास लगी रहती है, मशीन से कटिंग कर देते हैं टूर्नामेंट के टाइम, वो ग्रासी कहलाता है। और स्पाइक सभी में पहनते हैं। मिट्टी वाले, ग्रास वाले में स्पाइक्स जो जूते में आपकी होती हैं कीलें, वो लंबी होती हैं, और सिंथेटिक में कम लंबी होती हैं, 4 mm से 5 mm। 4 mm से 5 mm। 5 mm कितनी होगी गुड़िया? 5 mm कितनी होगी? फाइव mm कितनी हो गई? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे विदेशी हो और मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। अरे पहले फीट्स में, कोई जमाने में माइल होती थी। जैसे मैराथन की दूरी 26 माइल 385 गज हुआ करती थी। मैराथन की दूरी 26 मील 385 गज। पहले माइल, गज, फुट हुआ करती थी, वो सारा पैटर्न चेंज हो गया। अब किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो अब बात करते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, जो अपने एथलेटिक्स में तो बहुत काम आते हैं ये। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ये पैटर्न है। अब सारा ही अब हो गया। 10 mm 1 सेंटीमीटर, 10 mm का 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर। अब जैसे मैराथन की दूरी पुराने जमाने में 26 मील 385 गज होती थी, अब 42 किलोमीटर 195 मीटर। वो दूरी 12 की वो की वही है, लेकिन अब किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर्स में हो गया मामला सारा। तो ये होगी कहानी। ये अभी ये मोटे रूप से 3 शिदाई वाले ट्रैक आपके समझ में आ गए, जिनकी कुल मिला के दूरी 400 मीटर है। चाहे कर्व किसी का बड़ा हो चाहे छोटा हो, किसी की कर्व स्ट्रेट लंबी हो चाहे छोटी हो। स्ट्रेट छोटी है तो कर्व बड़ा हो गया, कर्व छोटा तो स्ट्रेट बड़ी हो गई। बात वो की वो है। अब आपको बनाने के लिए फील्ड में ले गए कि ट्रैक बनाओ।
ट्रैक मार्किंग, जिसको कहते हैं ट्रैक मार्किंग। ट्रैक मार्किंग का मतलब ट्रैक बनाना, 400 मीटर का ट्रैक बनाना। कैसे बनाओगे? 400 मीटर के ट्रैक की मार्किंग। तो फार्मूला क्या है? 2πr, ये फार्मूला है ट्रैक बनाने का फार्मूला। आपको परीक्षा में पूछ ले, एग्जाम में पूछ ले कि ट्रैक बनाने के लिए क्या फार्मूला है, तो आप 2πr लिखोगे। 2 का मतलब 2 कर्व, 2 बराबर 2 कर्व। ट्रैक के 2 कर्व होते हैं ना, गोले, तो 2 का मतलब 2 हो गया। 2 बराबर 2 गोलाई, पाई बराबर 22/7, आर बराबर रेडियस, पाई का मान 22/7 है, आर का मतलब रेडियस। अब आपको कह दिया जाओ भाई ये खेत है, इस पर ट्रैक बनाओ, फार्मूला आपके याद है ही, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ये भी कह दिया आप 79 सिदाई वाला बना के दो में, तो आपने क्या किया, एक ये सीधी लाइन खींच दी। कितने? 79 मीटर। कहां खींची? उस खेत को देख लिया। ट्रैक बाहर जो बनते हैं नॉर्थ साउथ में बनते हैं, एक गोलाई नॉर्थ में होगी, दूसरी दक्षिण साइड में होगी। उत्तर दक्षिण दिशा में ट्रैक बनते हैं, जो बाहर बनते हैं। इंडोर किधर भी बन सकता है। तो ये तो इंटरनेशनल कायदा हो गया। लेकिन मान लो कालाडेरा में ट्रैक बनाने जा रहे हैं हम गया था अभी 4-5 दिन पहले, तो उनकी जमीन मेरे को तो उत्तर दक्षिण लग रही थी, लेकिन वो कहते हैं साहब ये तो पूर्व पश्चिम पूर्व है, तो इसमें बढ़ा लो। मैंने कहा यहाँ कौन सा ओलंपिक होगा भाई, अगर पूर्व पश्चिमी आपके पास जमीन अवेलेबल है तो इसे बढ़ा लो। ये तो रूल ही तो कह रहा है कि उत्तर दक्षिण होना चाहिए। कोई बात नहीं। अब 79 आपको स्टेट का सिदाई दे दी, तो आपने ये इधर जमीन है, थोड़ी पेवेलियन के लिए जगह छोड़ दी, तो ये 79 के ऊपर अब कर्व कितने का बनेगा? तो 121 का कर्व बन रहा है। 79 मीटर ट्रैक की स्ट्रेट है, तो इसको अलग से ही मिटाया जाए, इसको इसको छोड़ा जाए तो ये आपने 79 मीटर की सीधी लाइन खींच दी। अब कर्व क्या है? 121 मीटर। तो 121 मीटर का आपने पाई से और आर से अब निकालना है। पाई का मान क्या था? 22/7। आर का क्या मतलब था? रेडियस। तो 121 इंटू 22/7। अब आपके पास भी क्या आ गया कैलकुलेट किया तो? ये दूरी आ गई 121 इंटू 22/7। इसको आपने कैलकुलेट किया तो दूरी क्या आ गई?
38.50, ये निकालना घर जाके। हाँ, रेडियस ही तो आ रहा है। तो 3850 क्या है? रेडियस, जिसको रनिंग डिस्टेंस रेडियस भी बोलते हैं, आर डी आर, रनिंग डिस्टेंस रेडियस। तो आपके पास में 3850 रेडियस आ गया कि यहां से सीधे 90 डिग्री पे 3850 पे यहां आ गए। ये लाइन तो खींच ली फील्ड में आपने। अब सीधे आपको जाना है 3850 जो कैलकुलेशन आई थी। अब रूल कायदा ये कहता है कि ये तो आरडीआर आ गया। आरडीआर का मतलब जहां एथलीट दौड़ता है, पहली लेन में जहां एथलीट दौड़ता है, इसको कहते हैं रनिंग डिस्टेंस रेडियस। इसमें से 30 सेंटीमीटर घटाते हैं। जब कारीगर को कहते हैं बॉर्डर लगाने के लिए तो 30 सेंटीमीटर घटाएंगे, तो -30 कर दिया तो क्या आ गया? 3820। 3850 से 30 सेंटीमीटर घटा दिया तो 38 मीटर 20 सेंटीमीटर आ गया। अब आप फिता खोलोगे यहां से यहां तक 90 डिग्री जाता हुआ 3820 पे, 3820 आपका ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट से कड़ी को गाड़ दिया लोहे की रॉड कील में और ऐसे घुमा दिया यहां तक। तो ये दूरी किधर से भी 3820 है, चाहे इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर भी हो। ये 3820 का चाप काट दिया आपने, घुमा दिया, तो इससे अपने आप ही 121 मीटर होगी अब दूरी। ये कर्व की दूरी 121 मीटर होगी। अब दूसरा 3820 का चाप यहां से मारा आपने, यहां से घुमा दिया, ये आ गया, इसको मिला दिया, तो ये भी 121 मीटर का हो गया। ये 79 मीटर मिलाने के बाद हो गई। तो ये इनर बॉर्डर फिक्स हो गया, अंदर का ट्रैक का किनारा आपने बना लिया। 79 मीटर की सीधी लाइन खींची, फिर ये 121 मीटर कर्व बनाने के लिए आपने कैलकुलेट किया, उसमें से 30 सेंटीमीटर घटा लिया। क्यों घटाया? कि बॉर्डर से एथलीट जब रनिंग करेगा तो 30 सेंटीमीटर बाहर दौड़ता हुआ आ रहा है, ये फिनिश लाइन है। तो ये 30 सेंटीमीटर बॉर्डर फिक्स करवा दिया कारीगर से आपने अंदर का। अब एथलीट 20 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ दौड़ रहा है चारों तरफ, तो ये दूरी है 400 मीटर जहां डॉट लगी हुई है, बॉर्डर की नहीं भाई। बॉर्डर में तो आपने 30 सेंटीमीटर घटा लिया था ना इसमें से। अब ये एक्चुअल 3850 रेडियस ये है यहां तक, ये दूरी 3850 है, और बॉर्डर लगाया 3820 पर। 3820 पे बॉर्डर लगाया तो ऑटोमेटिकली एथलीट ट्रैक के ऊपर ऊपर दौड़ रहा है, बॉर्डर से डरा हुआ 30 सेंटीमीटर, तो वो एक्चुअल उसकी दूरी है। तो ये तो हो गया रनिंग डिस्टेंस रेडियस, ये हो गया मार्किंग डिस्टेंस रेडियस। इसको क्या कहते हैं? मार्किंग डिस्टेंस रेडियस। ये याद रखना है आपको एग्जाम में कि रनिंग डिस्टेंस रेडियस और मार्किंग डिस्टेंस रेडियस में क्या फर्क है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आपसे कोई पूछे कि रनिंग डिस्टेंस रेडियस में और मार्किंग डिस्टेंस रेडियस में क्या फर्क है, तो आपका आंसर होगा 30 सेंटीमीटर का फर्क है। कि मार्किंग डिस्टेंस रेडियस तो वो है जहां से ट्रैक का बॉर्डर मार्क किया जा रहा है, रनिंग डिस्टेंस रेडियस वो है जहां एथलीट एक्चुअल दौड़ रहा है।
तो एथलीट कहां दौड़ रहा है? बॉर्डर से 30 सेंटीमीटर ऊपर की ओर, बाहर की ओर। ये फर्क है इसमें। तो ये ट्रैक बढ़ा लिया आपने। चलो जी, 57 मीटर स्ट्रेट की कर्व बना 121 मीटर का। तो 121 का आर ज्ञात किया आपने पाई से 22/7 से। तो कितना आया? 3850। 3850 में 30 सेंटीमीटर घटा लिया तो 3820 आया। 3820 का चाप मार दिया और यहां से आखिरी छोर पे 90 डिग्री पे आना है आपको। 3820, 3820 90 डिग्री पे आना है। उसका तो आप जानते ही हो फार्मूला, 3 4 5। 3 4 5 वो कैसे? ये दूरी 3 मीटर, ये दूरी यहां 4 मीटर, ये दूरी 5 मीटर। 3 4 5 इस पे अपने आप ही 90 डिग्री पे फीता रस्सी जो भी डालोगे चला जाएगा। चलो 79 मीटर की स्ट्रेट है, उस पर ट्रैक बनाना आ गया तेरे? आया कि नहीं समझ में? नहीं आया? है? है? हाँ आएगा। वो आया कैसे? मैं थोड़ा ही लेके आया हूं। फिर इधर करोगे बराबर 121 इंटू 7/22, उल्टा हो गया ये। तो 121 इंटू 7 भाग 22, तभी आ गया 3850। है पहले? हाँ डाइट तो कर दिया मैंने, आप निकाल लोगे घर जाके। आप भी तो कुछ करोगे एक्सरसाइज वगैरह, ये थोड़ी कॉपी को बंद करके वहां बैठ के जाके। और मैं तो ये भी दे दूंगा आपको कि 76 मीटर स्ट्रेट है, उस पर मार्क करो ट्रैक, आपको दे दिया। मान लो स्ट्रेट सीधाई 76 मीटर ही है, उस पर बनाओ ट्रैक बनाओ। तो 76 400 में घटाया जो बची वो करोगे दोनों, तो उस पर भी इसी सूत्र से बनेगा। आपको 75 मीटर सीधाई दे दी, आपको 77 मीटर सीधाई दे दी, आपको 78 मीटर सीधाई दे दी, उस पर भी तो आप ट्रैक बना के लाओगे एक्सरसाइज करके। ये टू पाई वाला याद रहना चाहिए, 22/7। किसी सीधाई का बना लो आप भले ही। चलो अब 80 मीटर वाला करते हैं। है डॉटेड लाइन, यहां तो एथलीट दौड़ रहा है, ये रनिंग डिस्टेंस। हाँ अरे वो बॉर्डर लगा हुआ है, ये मार्किंग डिस्टेंस है। बॉर्डर लगा हुआ है, ये मार्किंग डिस्टेंस है। और तू जहां दौड़ रही है ट्रैक में, तेरे को एक चक्कर लगा गया ट्रैक में, तो तू दौड़ती भी जाएगी। तो इस बॉर्डर से करीब 30 सेंटीमीटर दूर दौड़ना पाया गया है। चाहे आप 15 सेंटीमीटर दूर ही दौड़ो, चाहे आप 18 सेंटीमीटर दूर दौड़ो, चाहे आप 40 सेंटीमीटर दूर दौड़ो, वो आपकी मर्जी, लेकिन ये माना गया, पाया गया है। हाँ है क्या कर रहा है तू? जोर से बोल। हाँ 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 अच्छा। एथलीट, एथलीट किस तरह दौड़ेगा? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, वेरी
साइंटिफिक क्वेश्चन, इनका महोदय का क्वेश्चन ये है कि एथलीट किस डायरेक्शन में दौड़ता है, ट्रैक पे एथलीट किस डायरेक्शन में दौड़ेगा। ठीक है, ट्रैक बन गया नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये फर्स्ट कर हो गया, ये सेकंड कर हो गया। अगर पेवेलियन इस साइड में है, पेवेलियन इस साइड में है, तो हमेशा फिनिश राइट हैंड को होगी। फिनिश कोई सी भी रेस हो राइट हैंड को होगी। यहां पेवेलियन में बैठे हैं तो ये राइट हैंड, ये फिनिश है। रेसेज स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग होंगे लेकिन फिनिश ये होगा। इनका क्वेश्चन था कि एथलीट इस तरह दौड़ेगा या इस तरह दौड़ेगा। तो अब इसके 3-4 कारण हैं। एथलीट हमेशा रनिंग होगी ट्रैक पे लेफ्ट हैंड इनसाइड, लेफ्ट हैंड इनसाइड। आपका लेफ्ट हैंड इधर है तो आप इनसाइड दौड़ेंगे, मींस एंटी क्लॉकवाइज दौड़ेंगे। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज रेस दौड़ी जाती है ट्रैक के ऊपर। जैसे घड़ी से चल रही है तो एंटी क्लॉकवाइज रेस होगी ट्रैक के ऊपर। क्यों? इसके 3-4 कारण हैं। पहला कारण, एथलीट ट्रैक के ऊपर लेफ्ट हैंड इनसाइड बाएं हाथ के अंदर को मानते हुए दौड़ता है कर्व पे, और एंटी क्लॉकवाइज दौड़ता है घड़ी की दिशा के चलन के विपरीत। क्यों? तो इसके साइंटिफिक रीजंस हैं जो जरूरी हैं। हाँ, पहला कारण, हमारी पृथ्वी जब ऑर्बिट पे घूम रही है, परिभ्रमण हमारी पृथ्वी कर रही है, तो वो पश्चिम से पूर्व एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। घूम रही है ना, इसमें तो कोई त्रुटि नहीं। बड़े बड़े साइंटिस्ट कहते हैं पता नहीं किधर घूम रही है। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो एथलीट भी अकॉर्डिंगली ही दौड़ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, हर एक इंसान का, एथलीट का, इंसान का, सभी का हार्ट लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में है तो ये मतलब नहीं कि भाई कर्व की तरफ ये झुकाव दे देगा, ये कारण नहीं है। लेफ्ट साइड में हार्ट है तो ये बेनिफिट दे कि इधर मुड़ जाएगा, वजन इधर ज्यादा है। कुछ नहीं, वजन कितना वजन है हार्ट में? 250-300 ग्राम, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। इसका मेन कारण है कि हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है लेफ्ट टू राइट है। शिराएं और धमनियां, शिराएं और धमनियां लेफ्ट से राइट में ब्लड को पंप करता है हार्ट, और लेफ्ट से राइट में भेजता है, वापस प्यूरिफाई आता है लंग्स में, फिर यही राउंड बना रहता है। तो इस राउंड के कारण ज्यादा होमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है। दौड़ते समय एक एथलीट 1500 मीटर दौड़ रहा है, 5000 मीटर दौड़ रहा है, तो दौड़ते दौड़ते उसको रिकवरी भी चाहिए, उसको रिकवरी भी चाहिए साथ साथ। तो रिकवरी तभी तो होगी, आपके दौड़ते समय वर्किंग मसल्स हैं, टिश्यू हैं, तो उनको ऑक्सीजन चाहिए। दौड़ते दौड़ते आपकी मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए, वरना वो नहीं दौड़ेंगी, थक जाएंगी, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाएगी। लैक्टिक एसिड फॉर्म होने से आप खड़े हो जाओगे। लैक्टिक एसिड क्या है? केमिकल प्रोडक्ट बाय मसल्स वर्क। मसल्स के वर्क से जो केमिकल बना है वो लैक्टिक एसिड है, वो ब्लड में आ जाती है, मसल्स की परत में आ जाती है, आपको खड़ा कर देती है वो। इसीलिए ट्रेनिंग क्या होती है एथलेटिक्स में? भाई एथलेटिक्स में 400 मीटर, 100 मीटर, 5000, 10,000 वालों को ट्रेनिंग किस लिए देते हैं? डिफरेंट डिफरेंट तरह की, कि लैक्टिक एसिड टॉलरेंस पावर बढ़ा दी जाए।
लैक्टिक एसिड टॉलरेंस पावर एथलीट की डेवलप कर दी जाए ताकि वो थके नहीं और जल्दी लैक्टिक एसिड नहीं बने। गोपाल सैनी राजस्थान का, जो जयपुर में रह रहा है, श्री राम सिंह जो कोटपुतली के पास गांव है, राजकुमार, हरी सिंह अहलावत जयपुर में रह रहे हैं, ये इंटरनेशनल एथलीट कैसे बने? उनके हार्ट और लंग्स डेवलप किए गए ट्रेनिंग में। भाई एथलीट कंटिन्यू दौड़ता है तो डेवलपमेंट काहेगा होता है? लंग्स का, फेफड़ों का और हार्ट का। फेफड़ों का डेवलपमेंट इन द सेंस कि पर मिनट ज्यादा ऑक्सीजन इंटेक करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। एक मिनट में एक साधारण व्यक्ति मान लो 4 लीटर 3 लीटर से 4 लीटर ऑक्सीजन लेता है, लेकिन एथलीट दौड़ते समय 3-4 लीटर से 5-6 लीटर तक लेता है। दौड़ते समय 5000, 10,000 मैराथन, इन रेसेज में कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है पर मिनट? ज्यादा। क्यों? उन मसल्स को चाहिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही खुराक है उनकी, वर्किंग मसल की। तो ऑक्सीजन कौन लेके जाता है? होमोग्लोबिन। ब्लड में होमोग्लोबिन की परसेंटेज अच्छी होगी तो वो ज्यादा कैरी करेगा ऑक्सीजन को और वर्किंग मसल्स को देता जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर देता जाएगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, ये तो ट्रेनिंग का पार्ट है। तो इस तरह से एथलीट थकता नहीं है। तो बात कर रहे थे लेफ्ट हैंड इन साइड की कि ट्रैक पे एंटी क्लॉकवाइज क्यों दौड़ते हैं। तो पहला कारण पृथ्वी की गति, घूमने की दिशा। दूसरा ब्लड, हार्ट का ब्लड का पंप करना शरीर में, लेफ्ट टू राइट। दो, तीसरा कारण 95 एथलीट की राइट लेग स्ट्रॉन्ग बनाई है कुदरत ने। 95% एथलीट की राइट लेग स्ट्रॉन्ग होती है। तो उसका क्या फायदा मिला? जब कर्व पे एथलीट दौड़ रहा है तो ये बाहर की साइड में, इधर बाहर की साइड में ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ती है। आपके दो टांगे हैं लेकिन एक टांग तो अंदर की तरफ चल रही है, एक टांग बेचारी बाहर की तरफ आ रही है, तो ज्यादा दूरी तय करके आ रही है वो गोड़ाई में। खैर अब तो आप लोग वो जमाना गया, आपको तो पता भी नहीं है। हमारे टाइम में जब पढ़ते थे तो वो खलिहान में बैल लगाते थे ना, उसको क्रैश करने के लिए। बाजरा, जो गेहूं, इनको पशुओं से, बैलों से क्रैश किया जाता था। अब तो मशीनें आ गई, कुट्टी काटने वाली, ये वो, और पहले बैल चढ़ाते थे उसके ऊपर। तो 8-8, 10-10 के बैलों की एक लाइन होती थी, रस्से में पार्ट बाई पार्ट उनको कर देते थे रस्सा डाल के, तो ऐसे घूम के आते थे। तो जो बाहर की तरफ जो बैल घूमता था एक राउंड में मान लो 30 मीटर कवर कर रहा है, और जो इनसाइड वाला था वो तो एक जगह ही घूमता था ऐसे। तो बाहर वाला बैल कितनी दूरी कवर करता था, अंदर वाला कुछ नहीं करता था। तो आपकी राइट लेग बाहर है तो राइट लेग कारों पे ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है स्ट्रांग होने के कारण। इसलिए एक कारण ये भी है। कितने कारण हो गए? 3। चौथा, ह्यूमन नेचर ऐसा है कि आप लेफ्ट हैंड को कोई भी टर्न करते हैं, जब हैमर डिस्कस फेंकते हैं तो पहला पिवटिंग कहां से शुरू होती है? इधर से, लेफ्ट साइड से। कभी भी हैमर तो इधर नहीं घूमता। डिस्कस थ्रोवर टर्न लेगा तो इधर से ही लेगा, डिस्को पुट शॉर्ट पुट में टर्न लेगा तो इधर से ही लेगा। तो ये एक ह्यूमन नेचर है कि लेफ्ट हैंड टर्न इजी फील करता है। आप साइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, लेफ्ट हैंड को कर्व आ गया, आराम से आप घूम जाओगे। इधर कर्व आ गया तो थोड़ी आपको परेशानी फील होती है। तो ये नेचर का बनाया हुआ कारण है। ये 4 कारण है एथलीट लेफ्ट हैंड इनसाइड ट्रैक के ऊपर रनिंग करता है। क्लियर? तो अब टाइम क्या हुआ? 8:43। ठीक है जी।
तो अब कल स्प्रिंट रेसेस करेंगे, फिर मिडिल डिस्टेंस करेंगे, स्टेगर सिखाएंगे ट्रैक के ऊपर। जब दोनों तरफ कर्व हैं तो सभी लाइनों की दूरी समान कैसे की जाए, क्योंकि पहला एथलीट एक में दौड़ रहा है, आठवां एथलीट आठवीं लेन में दौड़ रहा है, तो ज्यादा दूरी तय कर रहा है, इसलिए स्टेगर दिए जाते हैं, फुल स्टेगर। अगर दो कर्व अपनी लाइन में दौड़ना है तो फुल स्टेगर देते हैं, एक ही गोलाई अपनी लाइन में दौड़ रहा है तो हाफ स्टेगर देते हैं। तो आज आपको ये बता दिया टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट कर्व के ट्रैक और कितने तरह के ट्रैक होते हैं, ये आपको याद करना है। और ट्रैक मार्किंग का तो फार्मूला पूछ भी ले, 2πr सीधा सा फार्मूला है। 2 का मतलब 2 कर्व, पाई का मान 22/7, आर का मतलब रेडियस। तो रेडियस से आपका चाप कट जाएगा, उस पर कर्व कारीगर बॉर्डर डाल देगा, चाहे बॉर्डर अंदर और बाहर दोनों तरफ होते हैं ना ट्रैक के ऊपर बॉर्डर, तो ये 5x5 सेंटीमीटर होते हैं। आपसे पूछ लिया जाए बॉर्डर की हाइट, ट्रैक लेवल से सरफेस लेवल से बॉर्डर कितना ऊंचा होगा, तो आपका आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द बॉर्डर या कर्व, ट्रैक के अंदर और बाहर जो बॉर्डर लगता है सीमेंट का, या सीमेंट की स्लैब बना दी, या पट्टियों के भी लगा देते हैं, कई जमीन में रोडी सीमेंट में फिक्स कर देते हैं और ऊपर 5 सेंटीमीटर रखते हैं। ट्रैक के लेवल से बॉर्डर 5 सेंटीमीटर ऊंचा होगा, 5 ही चौड़ा होगा, 5 ही चौड़ाई होगी, 5 सेंटीमीटर बॉर्डर की हाइट होगी। जो अंदर का और बाहर का ये जो स्लैब लग रहे हैं, कई जगह आपने देखा होगा ईंट भी गाड़ देते हैं, खड़ी ईंट गाड़ देते हैं चारों तरफ, लेकिन 5 सेंटीमीटर मोटाई हो, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई हो। और लेन, इसके अंदर जो लेन बन रही हो कितनी होगी, 8। अब पहली लेन कितनी होगी, 1/22, दूसरी भी 1/22, तीसरी भी 1/22, यानी 1 मीटर 22 सेंटीमीटर, 1 मीटर 22 सेंटीमीटर चौड़ी ये लाइन बनती चली जाएंगी। अब आपको कंफ्यूज नहीं हो पहली लाइन कैसे बनाओगे, ये बॉर्डर है ना, ये इसके कड़ी इसके पेंदे में रखोगे, बॉर्डर के ऊपर नहीं, अंदर वाले के। पहली लाइन मार्क करनी है आपको, तो कड़ी फीते की इसके टच करके रख दी और 1/22 पे ये लाइन डाल दी। पहली लाइन, इस बॉर्डर से इस लाइन का आखिरी किनारा, ये लाइन भी तो 5 सेंटीमीटर चौड़ी होगी चूने की। चूने की हर एक लाइन बॉर्डर को छोड़ के जो लाइन डलेंगी कर्व में स्ट्रेट में, उनकी चौड़ाई भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो मान लो चूने की लाइन 5 सेंटीमीटर है, इसका आखिरी किनारा इधर वाला 1/22 होगा, अंदर वाला नहीं, बाहर वाला 1/22 होगा। अब दूसरी लाइन इसके बाहर से थारी माधव क्या होगा, यह आ गई, कर रहे आगे बाबा, ये अरे हो जाएगा यार, कहा, ये लो। तो इसके किनारे से पहली लेन के 5 सेंटीमीटर मोटी है, तो इसके फिता आखिरी किनारे पे रखा जाएगा और आखिरी किनारा 1/22। कहने का मतलब यह है, इस लेन का, पहली लेन का एथलीट दौड़ते समय इस लाइन को टच कर देता है। पहली लेन का एथलीट दौड़ते समय राइट हैंड में
इस लाइन को टच करते हुए दौड़ रहा है, कोई डिस्क्वालीफाई नहीं है। वो दौड़ रहा तो मूर्ख है, ज्यादा दूरी तक की जा रही है, क्योंकि 1:22 की लाइन चौड़ी है और इसके सारे सारे दौड़ रहा है, तो वो कितना एक राउंड में कितना ज्यादा दौड़ जाएगा, 6.5 मीटर के करीब। इसलिए पहला एथलीट 30 सेंटीमीटर दूर दौड़ता है, बाकी एथलीट 20 सेंटीमीटर ही दूर दौड़ते हैं। क्यों? वो चूने की लाइनों से डरते नहीं है, चूने की लाइनों से डरते नहीं है, तो 20 सेंटीमीटर दूर दौड़ते हैं। लेकिन पहला एथलीट अगर इसको टच कर गया, फाउल नहीं है। दूसरी लेन का एथलीट इसको टच कर गया, डिस्क्वालीफाई, क्योंकि इसकी लाइन तो इसके आखिरी किनारे से इस लाइन का आखिरी किनारा है। दूसरी लेन का एथलीट इसको अगर टच कर रहा है, कोई फाउल नहीं है। हाँ, तीसरी लाइन का एथलीट इसको टच कर रहा है तो फाउल है। यानी लेफ्ट हैंड इनसाइड में आप लेन को टच करते हुए दौड़ रहे हो तो ट्रैक एम्पायर आपको बाहर कर देंगे। चेस्ट नंबर नोट कर लेंगे, रेफरी ट्रैक इवेंट को बताएंगे जाके कि इसने यहां टच किया, चेस्ट नंबर इतना इतना, लेन नंबर इतने इतने, तब वो डिस्क्वालीफाई करते हैं। तो इस तरह से ये 1:22 की लेन मार्क की जाती हैं। और लेन मार्क तभी होती हैं, यहां से कील गड़ गई रेडियस पॉइंट में, और फिता स्टील का होना चाहिए या वायर, एक आदमी यहां आके खींचेगा इसको जोर से, यहां खड़ा हो गया शुरुआत में, खींचेगा, उसके 1:22 पे आपने रिबन बांध दिए तार के, रेड कलर के 1 सेंटीमीटर चौड़े रिबन बांध दिए 1:22 की दूरी पे, पीछे डॉट छोड़ते हुए चले जाएंगे, 8 जने 7 जने डॉट छोड़ते हुए चले जाएंगे, पूरा कर्व घूम जाएंगे, ये डॉट डॉट मार्क होगी, ये मशीन से फिर ग्राउंड मैन मिला देते हैं, लाइनों को मार्किंग हो जाती है। फिनिश लाइन हमेशा ट्रैक की एक जगह ही होती है, किधर? पेवेलियन के राइट हैंड पे, पेवेलियन के राइट हैंड पे फिनिश लाइन होगी। अगर इधर पेवेलियन बना हुआ होगा तो फिनिश कहाँ होगी? यहां। जैसे अभी चेन्नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक ही है अभी चेन्नई सिटी से 50-60 किलोमीटर आगे जाके, जो ऑल इंडिया इंटरयूनिवर्सिटी हुई थी अब के है, गया था, मैं भी गया था। हाँ, आप भी गई थी? कहाँ से, किधर से? मेवाड़। कहाँ मेवाड़ यूनिवर्सिटी? चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ यूनिवर्सिटी। हाँ हाँ, तो उसका फिनिश देखा आपने? यहाँ था इधर। सभी ट्रैक का फिनिश यहाँ होता है, क्योंकि करीब करीब पूर्व फेसिंग पेवलियन बना रहे हैं। इनका चेन्नई वालों का पेवलियन था वो पश्चिम फेसिंग था। अरे तो ट्रैक तो सिंथेटिक तो था, नया बना था, नया सिंथेटिक ट्रैक लेआउट हुआ था, एकदम नया ट्रैक था। इस साइड में रोड थी और यहाँ पेवलियन था, तो यहाँ पेवलियन था तो राइट हैंड को फिनिश होगी अपने आप। तो कई एथलीट चक्कर खा रहे थे। ज्यादातर आदत यही है, जैसे 200 मीटर स्टार्ट होगी तो यहाँ से शुरू होगी, एक कर्व दौड़ेंगे, एक स्ट्रेट, यहाँ स्टेगर लग जाएंगे। तो वो 200 मीटर वाले चल के आते थे, फिर ऑफिशियल लेके इधर आते थे उनको, क्योंकि इनको यहाँ फिनिश करनी थी 200 मीटर। फिनिश एक जगह ही होती है, चाहे किधर ही पेविलियन हो, स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। तो आज का इतना ही है। कोई डाउटफुल क्वेश्चन आपके दिन में याद आ जाए, रह जाए तो कल सवाल करेंगे। और ये इतनी स्ट्रेट है तो इतना कर्व है, इतनी स्ट्रेट है तो इतना कर्व है, तो ये आपको याद करना है, एग्जाम में आते हैं सवाल। आपको दे दिया, इफ स्ट्रेट इज 84.39 व्हाट विल बी द कर्व डिस्टेंस। अगर शिदाई 84 मीटर 39 सेंटीमीटर है, कर्व की लंबाई क्या होगी? एक कर्व की लंबाई, तो आप कहोगे 115.61 मीटर, तो आपके नंबर पूरे मिलेंगे। और कोई जनरल क्वेश्चन? एथलेटिक्स का कोई जनरल क्वेश्चन?
ग्राउंड ट्रैक बनाने के लिए, 10-15 आदमी तो चाहिए, 5 से भी काम चल जाएगा। मेजरमेंट ही तो करना है, मार्किंग तो ग्राउंड्समैन कर देते हैं, आपको तो पॉइंट लगाने हैं, तो 4-5 आदमी चाहिए, फिताब भी पकड़ना है, होमवर्क भी करना है। मान लो आपको 80 मीटर का स्ट्रेट का ट्रैक बनाना है, 80 मीटर की स्ट्रेट का ट्रैक बनाना है, तो मार्किंग रेडियस क्या होगा, रनिंग डिस्टेंस रेडियस क्या होगा? 80 मीटर की शिदाई पे आपको ट्रैक बनाना है, कर्व कितना हो गया? 120। 120 इंटू 22/7 बराबर 120 इंटू 7/22। तो कैलकुलेट किया तो आ गया 38-18, 38 मीटर 18 सेंटीमीटर आ गया। 30 सेंटीमीटर घटाओ बॉर्डर लगाने के लिए, तो 37-88, 37.88 मीटर इज मार्किंग रेडियस, मार्क करने वाला रेडियस, जहां कारीगर बॉर्डर लगाएगा। उस पे एथलीट 30 सेंटीमीटर ऊपर भाग रहा है तो 38-18 पे आ जाएगा। तो आरडीआर 38-18 हो गया, और एमडीआर मार्किंग डिस्टेंस रेडियस 37 मीटर 88 सेंटीमीटर। ये लिख लो ना, या कल लिखा दूंगा? कल सभी का लिखा दूंगा। स्टेट इतने, तो कर्व डिस्टेंस क्या होगी, एमडीआर क्या होगा, आरडीआर क्या होगा, कल ये कंप्लीट करूंगा आते ही, ताकि आपके क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हो एग्जाम में आए तो। और चलो आज इतना ही काफी। और कोई क्वेश्चन किसी भी तरह का? कोई शंका समाधान नहीं रखनी है कि मैं ये क्वेश्चन करूंगा तो क्या होगा, इसलिए किसी भी तरह की शंका नहीं रखनी है, आपको क्लियर करके जाना है, शॉर्टकट नहीं करना। हाँ भाई पहलवान, क्लियर? स्प्रिंट रेसेस पढ़ाई आपको। सबसे इंडिया का कौन लड़का है जो अभी सबसे तेज दौड़ रहा 100 मीटर? लड़का और लड़की 100 मीटर कौन तेज दौड़ रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं? सौ मीटर अभी अपने भारत के कौन लड़के लड़कियां हैं जो तगड़े हैं 100 मीटर में? लड़कियां लड़की बताएंगी, लड़के लड़का बताएंगे। लड़कों में है AK मलिक, अमिया कुमार मलिक, जो 10-3 की दौड़ा है। लड़कियों में है दूती चंद, तो 11-2 11-3 के करीब दौड़ी है दूती चंद। अमिया कुमार, शायद अमिया कुमार का रिकॉर्ड तो तोड़ा किसी ने अभी, लेटेस्ट देखना पड़ेगा। चलो ये तो जनरल नॉलेज की बात है, और तो कौन पूछेगा।